कुन्हा से आपको पढ़ना था। तो वायसराय नीनु कुन्हा, भारत में नीनु कुन्हा का वायसराय काल की बात करेंगे, जिसने नवंबर 1529 में कार्यभार संभाला। ठीक है, इसके समय जो सबसे बड़ी परिवर्तन जो आपको देखने को मिलती है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण, मतलब इसका तो बहुत ज्यादा तो मतलब अल्बुकर्क की तरह, अल्मेडा की तरह तो नहीं रहा, लेकिन इसका भी कार्यकाल जो था शुरुआती वायसराय था, तो इसका भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। एक बस के पश्चात ही मतलब क्या करता है, इस सरकारी मुख्यालय जो सबसे पहले कहाँ पे था, कोच्चि में था ना, तो कोच्चि से ट्रांसफर करके कहाँ पर रख देगा, तो नीनो दी कुन्हा गोवा ले आएगा। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है से 1530 में मतलब क्या होता है। तो 1530 में आप देखोगे तो गोवा को मतलब क्या किया जाता है, गोवा को जीता कब जाता है, पहले आप हमें ये बताओ, गोवा को जीता कब जाता है। क्लास में माइक खोल के रखेंगे सभी लोग, ठीक है, अगर हल्ला नहीं हो रहा, अगर शांति से अगर आप रूम में बैठे हैं तो माइक बंद करके नहीं रखेंगे, खोल के रखेंगे, बोलेंगे चाहे नहीं बोलेंगे, ठीक है। पहले माइक खोलिए सभी लोग। अब बताइए गोवा को राजधानी, गोवा को जीता कब गया, 1510। जोर से, 1510 में, ठीक है। 1510 में गोवा को जीता जाता है। 1510। 1530 में इसे राजधानी बना दिया जाता है, ठीक है। राजधानी कौन बनाता है गोवा को, मुख्यालय के तौर पे कौन बनाया, तो नीनो दी कुन्हा ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल बादशाह हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों के 1534 में बेसिन द्वीप सौंपकर उससे मदद ली। तो यहाँ पे गुजरात का जो एक शासक जो था जिसका नाम था बहादुर शाह, उसका मुगल शासक हुमायूं से इसके मतभेद थे। तो बोला पुर्तगालियों को, बोला मदद करने के लिए, तो पुर्तगाली बोला फ्री में क्यों मदद करूं। तो बेसिन का द्वीप जो था ना पुर्तगाली को सौंप दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो उसने द्वीप में बेस प्रदान करने का भी वादा किया। नीनो दा कुन्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली के साथ कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में पुर्तगालियों के प्रभाव में वृद्धि करने का भी प्रयास किया। तो हुगली की बात करेंगे ना, तो हुगली के साथ मतलब मुख्यालय के तौर पे हुगली के पास मतलब जाकर बहुत सारे पुर्तगालियों को बसाया, ताकि बंगाल में जाकर पुर्तगालियों का वर्चस्व मतलब कायम हो सके। अब यहाँ पे देखिए गुजरात के शासक जो था बहादुर शाह के साथ पुर्तगालियों के संबंध की बात करेंगे, तो बहादुर के पुर्तगालियों के साथ संबंध उस समय बिगड़ गया जब 1536 में हुमायूं गुजरात चला गया। चूंकि शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया था, बहादुर शाह विभाजन की बात, एक विभाजन की एक दीवार खड़ी करना चाहते थे। इसका विरोध करते पुर्तगालियों ने आपसी बातचीत शुरू की। वार्ता की एक प्रक्रिया के दौरान बहादुर को एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया और मार दिया गया, ठीक है। तो उस समय मतलब दोनों के बीच में मतभेद शुरू हो जाते, लेकिन शुरू के दौर में अगर बात करेंगे तो बहादुर शाह का मतभेद किसके साथ था, हुमायूं के साथ था। और इसमें मतलब मदद कौन कर रहा था, मदद पुर्तगाली कर रहा था, किसको, बहादुर शाह का मदद कर रहा था। लेकिन बहादुर शाह जो गुजरात का जो शासक जो था, वार्ता के लिए पुर्तगालियों ने जहाज पे मिलने के लिए बुलाया, बाद में उसकी हत्या भी कर दी थी, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पुर्तगालियों के धार्मिक नीति एवं उसके निहितार्थ के बारे में बात करेंगे, तो उत्तरी अफ्रीका में मूर पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे। पूरब में आकर पुर्तगालियों ने मूर के साथ मिलकर उसी उत्साह और उत्साह के साथ सभी मुसलमानों का उत्पीड़न किया, ठीक है। तो मुसलमानों का तो उत्पीड़न शुरू में भी करते हैं, क्योंकि अरब व्यापारी जो थे वो भी मुसलमान थे, तो उनका भी उत्पीड़न इन्होंने करना शुरू किया। हालांकि भारत में वाणिज्य की स्थिति धीरे धीरे प्रधान हो गया, पुर्तगालियों की मंशा सदैव मिली जुली रही। आप देखोगे हमेशा धर्म के माध्यम से अगर आप लड़ेंगे तो चीजें मतलब ठीक नहीं रहेगी। तो इसीलिए मतलब उन्होंने मतलब क्या किया, तो उन्होंने मतलब क्या किया, तो उन्होंने मिलजुल के मतलब रहना पसंद किया। तो धीरे धीरे आप देखोगे जो मतलब इनका धार्मिक सद्भाव की तरफ ही लौटते। लेकिन ये बड़े मात्रा में इन्होंने कन्वर्जन बहुत करवाया था। कन्वर्जन मतलब धर्म परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पे पुर्तगालियों ने करवाया था। इसीलिए यद्यपि पुर्तगाली सम्राट को भारत में सभी गिरजाघर और मिशनों का संरक्षक बनाया गया, लेकिन ऐसा 1542 में जेसुइट ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज का सदस्य ने भारत आगमन के पश्चात हुआ। अकबर के दरबार में जेसुइटी ने अच्छा प्रभाव बनाया, ठीक है। अकबर जो था सब धर्म को मानने वाला था, तो अकबर के दरबार में भी बात करेंगे तो जेसुइटों ने अच्छा प्रभाव बनाया था। और अकबर जो अपना देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे 1575 में इबादत खाने की जो स्थापना जो करवाया था, उसमें भी मतलब बात करेंगे तो उसमें भी बहुत सारा मतलब ईसाई मिशनरी आते थे, जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ अर्जित किए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक्चुअली इस्लाम का शासक था, यहाँ पे मुसलमानों का शासक था, लेकिन अकबर जो था सहीसुन शासक था। तो उसने मतलब पुर्तगाली जो मिशनरी जो थे उनको मतलब सपोर्ट करना शुरू किया। तो जिनसे मतलब थोड़ा सा मतलब सपोर्ट जो था कहीं ना कहीं पुर्तगालियों को भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनकी जो नीति जो थी, धार्मिक नीति जो थी, इनकी मिली जुली थी। शुरुआती दौर में इन्होंने मतलब खूब धार्मिक लड़ाई खूब लड़े, जैसे मतलब अरब व्यापारियों का वो किया। लेकिन धीरे धीरे जब उनको लगा कि अगर हमको व्यापारिक हित को मजबूत करना है तो धार्मिक हित को छोड़ना पड़ेगा, तो धीरे धीरे अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करने लगे सभी धर्मों के साथ। अकबर एवं पुर्तगाली की नीति कैसी थी,
तो पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों नामक कुछ पुर्तगाली व्यापारी से उस समय मिला जब 1572 में कैम्बे का दौरा किया। कैम्बे गुजरात में पड़ता है, ठीक है। बाद के वर्षों में सूरत में उसने फिर से मुलाकात की तब, ठीक है, एंटोनियो केबरेल गोवा के वायसराय का दूत था, शांति शर्तों के समायोजन हेतु आया। कुछ समय के बाद धर्म एवं मीमांस के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जगी। उसने फादर जूलियन परेरा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, फादर जूलियन परेरा बिकार चर्च में पुजारी, जर्नल ऑफ बंगाल एवं कुछ अन्य स्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। तो अकबर जो था इस्लाम धर्म को जानता ही था, हिंदू धर्म में भी उसकी रुचि थी, ठीक है, हिंदू महिला जी से सर। विवाह भी उसने किए थे। और ईसाई धर्म में स्लाइड जब मूव उसका नहीं हो रुचि रहा है। को, क्या स्लाइड मूव नहीं हो रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा आप लोग को? दिख रहा है सर। तो नहीं बताऊं नहीं दिख ऊपर रहा। नीचे कर रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी हो रहा है। नहीं हो रहा है, मेरे में नहीं हो आप रहा कट कर एक बार कट के आ जाइए, ठीक है, हो सकता है नेटवर्क का इशू। तो अकबर जब ईसाई धर्म को लेकर जब गहरी रुचि रुचि जब उसमें जगती है तो उस धर्म का अध्ययन करने जाता है। तो इसमें कुछ लोग मत करते हैं, जैसे हेल्प करते हैं, जैसे जूलियन परेरा जो कि फादर था, चर्च में पुजारी, जनरल ऑफ बंगाल, उनको इन सब सारे चीजों के बारे में उनको बताता है। इसने अकबर को इसे अकबर को अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु इत्सुक किया। और एंटेनियो कैबरेल जिसने पुनः 1578 में मुगल राजधानी का दौरा किया, उसने भी प्रश्नों के संतुष्ट उत्तर नहीं दे पाया, ठीक है। हम्म। अकबर के विभिन्न धर्मों के बहुत अधिक रुचि था, जैसे पारसी धर्म का अध्ययन करता था, इस्लाम से तो था ही, हिंदुत्व को भी उसने अध्ययन किया था, ईसाइयत का भी अध्ययन उसने किया था। तो अकबर ने तब गोवा में धर्म मीमांसक बुलाने का निर्णय लिया, उसने आशंकाओं का समाधान करने की स्थिति में हो और उसकी उत्कृष्ट जिज्ञासा को शांत करे। इसके बाद अकबर ने दिसंबर 1579 में गोवा में अधिकारियों के पत्र भेजकर 2 विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया, ठीक है। गोवा में चर्च के प्राधिकारियों ने उत्सुकता पूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसे शासक को और साथ उसके दरबार में लोग ईसाई मत में परिवर्तन करने का अवसर के तौर पे देख रहे थे। उसने सोचा अगर अकबर को हम, अगर उसको वो कर देंगे, क्या बोलते हैं उसको, इंस्पायर कर देंगे अकबर को, अगर उसको अच्छे तरीके से समझा देंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो थे ईसाई धर्म की प्रति अपना झुकाव रखे, ठीक है। तो जी अकबर के सर। निवेदन पे 28 फरवरी 1580 को 2 पादरी, दोनों पादरी का नाम याद रखिए, ठीक है, जिसका नाम था रोड कल्फो एक्वाबिया और एंटोनियो मांसरेट, ठीक है, कहाँ जाता, फतेहपुर सीकरी पहुंचे। कहाँ पहुंचे? फतेहपुर सीकरी पहुंचे, ठीक है। अब फतेहपुर सीकरी में कहाँ जाएंगे? तो वही इबादत खाना में जाएंगे, ठीक है। तो 2 पादरी जाते अकबर के रिक्वेस्ट पे, क्योंकि अकबर को जो ईसाई धर्म के प्रति जो जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए दोनों पादरी का नाम क्या है? रोड कल्फो एक्वाबिया। नोट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दीप्त में अगर जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल वगैरह रहेगा ना, हिस्ट्री ऑप्शनल जिनका रहने वाला है, तो वहां से ये प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या नाम था? रोड कल्फो एक्वाबिया एंटोनियो मांसरेट। ये 28 फरवरी 1580 को कहाँ जाएगा? तो ध्यान में रखेंगे, गोवा जाएंगे। गोवा जब पहुंचते हैं तो वहां पे फतेहपुर सीकरी, सॉरी गोवा पहुंचते हैं, गोवा से फतेहपुर सीकरी जाते हैं और वहां से 1583 में लौटे, मतलब 3 वर्षों तक वहां पे रहे। इसी प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 1590 में बुलाया, जो 1592 में वापस लौटा। तीसरा मिशन अकबर द्वारा 1595 में बुलाया गया। इस तरह विभिन्न प्रकार के मिशनरी का, ईसाई मिशनरी का जो मिशन जो है, तो अकबर जो था ईसाई धर्म से अच्छे तरीके से अवगत हो पाया, ठीक है। जी सर। मिशनरीज ने न तो अकबर और उसके दरबार और न ही उसके लोगों के ईसाई मत में परिवर्तन कर सके। लेकिन मिशनरी क्यों आया था? मिशनरी इसलिए आया था, सोचता था सब लोगों को प्रभाव करेंगे ना, तो अकबर का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करेंगे। अकबर का ध्यान जब आकर्षित होगा तो दरबारी और आम लोग भी उनके प्रति मतलब आकर्षित महसूस करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया, ठीक है। जी सर। अकबर और उसके पुत्र सलीम, सलीम जो कि आगे चल के जहांगीर बनेगा, दोनों ने मैरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथाकथित आदर भाव प्रकट किया, ठीक है। ध्यान रखें, यह स्पष्ट है कि पादरियों का ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, अपितु यह मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने की इच्छा से निर्देशित हो रहा था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ईसाइयों के संरक्षण के पीछे राजनीतिक मंशा क्या थी? मतलब अकबर जो था ईसाई को संरक्षण भी दे रहा था, रीजन क्या था, इसके पीछे राजनीतिक मंशा क्या थी? जबकि अकबर अपनी परेशानी से उबरने के लिए पुर्तगाली बंदूकों को उधार लेने का विचार कर रहा था, उसका बेटा राजकुमार सलीम अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था और इस उद्देश्य के लिए पुर्तगाली सेना की मदद प्राप्त करने की योजना बना रहा था, ठीक है। कौन? सलीम। ईसाई धर्म उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। सभी दिखावों या बहानों को छोड़ते हुए अकबर ने सैन्य सहायता प्राप्ति हेतु 1601 में गोवा में एक अंतिम दूत भेजा। पुर्तगाली प्राधिकारियों ने शुरू चलने वाले इस खेल को समझते हुए नम्रता पूर्वक मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि 3 बार तो ऑलरेडी बुला चुका था। कब तो बुलाया था? तो 1580 में बुलाया,
ठीक है। 1590 में बुलाया, 1592 में बुलाया, सॉरी 1590 में बुलाया, 1595 में बुलाया, अंतिम में कब बुलाया? तो अंतिम में देखोगे तो 1601 में बुलाया। तो ये ईसाई मिशनरी बार बार वहां पे जाते थे, उनको लगता था इस बार अकबर को मना लेंगे, वो मतलब ईसाई में कन्वर्ट हो जाएगा। वो न कन्वर्ट हो सकता है, कुछ लोग और कन्वर्ट हो जाए, लेकिन धीरे धीरे मतलब कुछ इसका परिणाम नहीं निकला। तो बाद में जाके ईसाई मिशनरी भी इनके खेल को समझ गया, उन्होंने मतलब जाने से मतलब क्या किया, इनकार कर दिया। मना कर मुख्यतः दिया। अकबर क्यों बुला रहा था? अकबर बुला रहा था जब पुर्तगाली से उसके रिश्ते अच्छे हो जाए, जब आवश्यकता हो तो पुर्तगाली अपने आधुनिक मतलब हथियार से मतलब क्या करे, उनको मतलब मदद करे, ठीक है, इसलिए बुलाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन बाद में अकबर का जो खेल जो था इस चीज को समझ गया और नम्रता पूर्वक मतलब मना कर दिया गया, ठीक है। जी सर। जेसुइट ने अपनी तरफ से मिशनरी उत्साह के साथ देशभक्ति की राजनीति और यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। पुर्तगाली या स्पेन वासियों, जैसा कि पुर्तगाली उस समय स्पेन से जुड़ा था, पुर्तगाल उस समय स्पेन से, ने अनाधिकारिक एजेंट के तौर पर काम करते हुए जेसुइट ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया, ठीक है। जहांगीर के साथ पुर्तगाली के रिश्ते कैसे थे? तो राजकुमार सलीम जहांगीर के रूप में सिंहासन ग्रहण करने ने जेसुइट फादर्स की इस प्रकार से उपेक्षा करके, जैसे ही वो कभी उन्हें जानता ही नहीं था, मुसलमानों को शांत किया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे जैसे अकबर के ईसाई धर्म की प्रति, शुरू में तो अकबर का हिंदू महिला से विवाह करने पे हिंदू के प्रति उनकी उदार नीति जो थी, इससे मतलब इस्लाम धर्म के जो लोग जो थे, मौलाना जो थे, मौलवी थे, वो तो उनसे नाराज चलते ही थे। फिर अकबर का झुकाव जी थोड़ा सर। ईसाई के प्रति हुआ, तो इससे भी मौलाना की मतलब काफी अधिक नाराजगी थी। तो जब मतलब सलीम जब शासक बनता है, तब पूरी तरीके से मतलब क्या किया उन्होंने, मतलब पुर्तगालियों को या फिर मतलब ईसाइयों का इग्नोर करना शुरू किया, ठीक है। धीरे धीरे जी हालांकि जेसुइट ने उसका अस्थायी अलगाव दूर हो गया, जो कि अकबर के दरबार में रहता था, और 1600 में उसने फिर से उसे समर्थन देना शुरू किया। लाहौर में एक भव्य एवं विशाल चर्च को कॉलेजियम या पादरी आवास के साथ बनाए रखने की उन्हें अनुमति दी गई। 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्थान, ठीक है, को आयोजित किए गए और पादरियों और पुर्तगाल को जितनी ही कार्य की स्वतंत्रता दी गई। गलियों एवं सड़क मार्गों में पूरे कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ चर्च के जुलूसों निकालने के लिए अनुमति दी गई, और चर्च के खर्चों धर्मांतरित लोगों के सहायता के लिए खजाने से नगद सहायता दी गई, ठीक है। तो शुरू शुरू में तो जहांगीर जो था दूरी बना के रखा, क्योंकि मुसलमान जो मौलाना जो थे उनका समर्थन प्राप्त करना था धर्म गुरुओं का। लेकिन बाद में जब वो अस्थायी शासक बन गया, तो उसने भी मतलब नीति जो थी पुर्तगालियों के प्रति या फिर मतलब ईसाइयों के प्रति अपना नर्म नीति बना के रखा। जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार था कि जेसुइट पादी उसे ईसाई मत में लाने के प्रति आश्वासन हो उठे, मतलब उनको लगा से कहीं ना कहीं ये कन्वर्ट हो जाए। तो उसने ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट, ठीक है, ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट ईसाई धर्म का किताब है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ओल्ड टेस्टामेंट होता है, न्यू टेस्टामेंट, दोनों टेस्टामेंट है, ईसाई धर्म से संबंधित है, तथा संतों के जीवन से लिए गए धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रति असाधारण रुचि दिखाई। आगरा में उसका सिंहासन बपतिस्ता दाता जॉन और अन्य संतों की पेंटिंग से घिरा था, क्योंकि अकबर जो था पेंटिंग के प्रति उसकी मतलब काफी अधिक मतलब भाव था। तो उसके कुछ पेंटिंग में ईसाई धर्म से संबंधित चीजें दिखाई गई, तो ईसाई पादरी को लगने लगा कि कहीं ना कहीं से मतलब व्यक्ति जो है ईसाई धर्म में मतलब क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। यह अपवाद है कि जहांगीर ईसाई बन गया है और पादरियों के पास ये विश्वास करने का पर्याप्त कारण थे कि वो वास्तव में उसे ईसाई बनाने में सफल हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इनकी तो दो मुख्यतः जहांगीर और अकबर के साथ ईसाई को लेकर थोड़ा सा मतभेद रहे भी थे, और थोड़ा सा मतलब इनके संबंध भी अच्छे हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे अंग्रेजों के प्रति जो इसकी नीति जो थी शत्रुता पूर्वक नीति थी। जाहिर सी बात है दोनों को दोनों सेम उद्देश्य के लिए आएंगे, और जब सेम उद्देश्य के लिए जब दो लोग जब होंगे तो उनका हित तो आपस में टकराएगा ही, ठीक है। सर पादरी की। मुबारक खान एक अच्छा खिलाड़ी और जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था, जो जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। जब वो अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचा तो वहां अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका, जैसा जैसा पदस्थ वायसराय पुर्तगाल से नहीं आया था, वस्तुतः वो कभी नहीं आया। और गोवा में डॉन मेंडोसा ने 1609 में पदभार संभाला। उसने पूर्व सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में आ गया। वो अपने साथ भारत में व्यापार की अनुमति हेतु इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के जहांगीर के नाम एक प्रार्थना पत्र लाया था, ठीक है। एक्चुअली में जेम्स प्रथम ने 1608 में जो प्रार्थना पत्र लेकर आया था उसमें जहांगीर का नाम नहीं था, अकबर का ही नाम था, ठीक है। लेकिन वहां तक ये चीज लोगों को पता नहीं थी, से अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी, ठीक है। लेकिन जो नोटिस जी जो जेम्स सर। प्रथम ने जो पत्र जो दिया था उसमें अकबर का नाम लिखा था। तो जब इनसे हॉकिंस जब मिलता है हॉकिंस जब मिलता है जेम्स प्रथम से, तो वो प्रार्थना पत्र लेकर आता है जहाँ पे व्यापारिक हित प्रदान करने की बात कही गई थी, ठीक है, ब्रिटिश को।
कैप्टन हॉकिंस की यात्रा की बात करेंगे तो फादर पिनहेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किया, ठीक है। क्योंकि पुर्तगाली कभी भी नहीं चाहते थे हॉकिंस जो है मुगल दरबार में पहुंचे, क्योंकि जाहिर सी बात है मुगल दरबार में जो हॉकिंस पहुंचेगा तो क्या होगा, उसको भी व्यापारिक अधिकार मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं नुकसान किसका होता, पुर्तगालियों का नुकसान होगा, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब यहाँ पर जहांगीर ने हॉकिंस के द्वारा लाए गए उपहार जिनकी कीमत 25,000 सोने के सिक्कों के समान थी को स्वीकार किया और हॉकिंस को बेहद आत्मीय स्वागत किया। जैसा कि हॉकिंस तुर्की भाषा अच्छी प्रकार से जानता था, उसने उस भाषा में जहांगीर के साथ मतलब प्रत्यक्ष संवाद किया। हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पे 400 मनसब नियुक्त किए। हॉकिंस ने यहाँ पे एक प्रश्न बीपीएससी अगर किसी एग्जाम में देखा था, बड़ा डीप से क्वेश्चन पूछ देता। हॉकिंस ने, ठीक है, आर्मेनियन ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह किया था, ठीक है। तो आर्मेनिया का मतलब एक ईसाई था जिसका नाम था मुबारक शाह, ये कन्वर्ट हो गया था, उसकी बेटी से मतलब विवाह किया था हॉकिंस ने, ठीक है। जो कि यहाँ पे दिया हुआ, आप लोग इसका नाम याद रख सकते, क्या नाम था उसका, मुबारक शाह, ठीक है, याद आपको रखना है। मुगल एवं पुर्तगालियों के आपसी संबंधों में सुलझाव की बात करेंगे तो हॉकिंस एवं अन्य अंग्रेजी लोगों ने बड़ी व्यापार सुविधाएं प्रदान करने के गोवा के वायसराय डॉन मेंडोसा ने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्यिक क्षेत्रों का अतिक्रमण माना और इसीलिए इसे शत्रुता पूर्वक सर बेटी कार्यवाही का नाम कहा, नहीं ठीक है। पूछेगा ना? क्या? बेटी का नाम नहीं पूछेगा ना? नहीं मुबारक नहीं, शाह की इतना ही बेटी पूछा का। था सब, मतलब से किससे विवाह किया था, मुबारक शाह की बेटी से विवाह किया था, ठीक है। नाम उसका तो इसमें दिया हुआ भी नहीं है, जानकारी में नहीं है, ठीक है। तो हॉकिंस ने विवाह किया था आर्मेनियन ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह किया था, ठीक है। ये प्रश्न कहीं पे देखा था मैं, ठीक है। और ये भी प्रश्न पूछा हॉकिंस ने किस भाषा में बात की थी, तुर्की भाषा में बात किया था, आगरा के दरबार में मिला था, ठीक है। और 30,000 के वेतन पे मतलब 400 मनसब के नियुक्त किया था और इंग्लिश ना की उपाधि दी थी। क्या? सर शायद लुसेंट में था कि फारसी में बात किया था। हाँ तो वही टर्किश लैंग्वेज है, ठीक है, ठीक है। मतलब फारसी भी एक ही दिया रहता है। था फारसी। फारस ईरान की भाषा थी, ठीक है। और उस समय वो ऑटोमन एम्पायर जो था ना, ऑटोमन एम्पायर, उसकी भाषा टर्किश थी, ऑटोमन एम्पायर का ही पार्ट हुआ करता था ईरान, ठीक है। मतलब अगर दोनों रहे ऑप्शन में तो फिर तुर्की लगाएंगे। और स्पेक्ट्रम तो टर्किश लिखा है, लेकिन बहुत जगह मैं फारसी ही देखा हूँ, ठीक है। अब देख इसलिए तो लीजिएगा, मैं बता दूंगा इसको, थोड़ा देख के बता दूंगा इसमें क्या डाउट है, थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि क्योंकि अब क्योंकि बता सर देंगे इसको देख के। मुगल दरबार का राष्ट्रीय मतलब होता है ना, अब दरबारी मुगल भाषा दरबार है का भाषा अलग फारसी अलग। ही था, ठीक है। मुगल दरबार का जो भाषा जो था ना, दरबारी भाषा, वो आपकी फारसी थी, ठीक है। उसकी दरबारी भाषा जो थी क्या थी, फारसी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर भारत में पुर्तगालियों की जहांगीर के साथ युद्ध की स्थिति को देखते हुए मेंडोसा ने मुगल दूत मुबारक खान से मिलने से मना कर दिया, जो कि मतलब मुगल दूत गया था मुबारक खान। उतावलेपन में उठाए गए कदम ने पुर्तगाली व्यापारी व उनके व्यापार को बेहद प्रभावित किया और जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी जाने वाली छूट पे मतलब रोक लगा दी। तब मेंडोसा ने फादर पिनहेरो को औपचारिक आधार पर मुबारक खान से शांति स्थापित करने हेतु बातचीत करने को कहा। तब पश्चात शत्रुता जो थी समाप्त हो गई और अंग्रेजी जहाज को सूरत के पतन पे आने की अनुमति नहीं दी गई, ठीक है। पुर्तगाली आंगतु को मतलब रक्षक बोलते को रोकने में समर्थ व्यक्ति हॉकिंस ने सन 1611 में मुगल दरबार मतलब क्या पड़ा, छोड़ना पड़ा। मुगल दरबार छोड़ने के पीछे हॉकिंस के पुर्तगालियों का बहुत अधिक मतलब प्रेशर था। पुर्तगाली कभी भी नहीं चाहते सब मुगलों का संबंध मतलब ब्रिटिश से बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। जी सर। एंग्लो पुर्तगाली झगड़ा या फिर हाथापाई क्या था, अंग्रेजों ने हालांकि 1612 में पुर्तगालियों के विरुद्ध प्रतिशोध लिया और उसने हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। उस वर्ष नवंबर में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन के एक छोटे जहाज, ठीक है, ड्रैगन ने एक छोटे जहाज ओसिएंडर सहित कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली को मतलब जहाजी बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। इस सवाली के युद्ध की बात हो रही है, बैटल ऑफ सवाली 1612 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में, इसमें कौन था, अंग्रेजी अधिकारी का नाम थॉम बेस्ट था, क्या नाम, कैप्टन बेस्ट, ठीक है। जहांगीर जिसके पास अच्छी नौसेना नहीं थी अंग्रेजों की सफलता से बेहद प्रभावित हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जहांगीर के पास अच्छा नौसेना नहीं था लेकिन पुर्तगाली से बहुत अधिक परेशान था, तो थॉमस बेस्ट ने जब पुर्तगाली को जब हरा दिया तो अंग्रेजी सेना से मतलब जहांगीर जो था बहुत अधिक प्रभावित हुआ। पुर्तगालियों ने अपनी बचकानी हरकतों से जहांगीर को अप्रसन्न कर दिया। बीएस स्मिथ के अनुसार पुर्तगालियों ने मुगल सरकार की नौसैनिक कमरेजी के चलते 4 इंपीरियल जहाजों को जब्त कर लिया, ठीक है। बीएस स्मिथ लिखते हैं पुर्तगालियों ने मुगल साम्राज्य की नौसैनिक कमजोरी के चलते 4 इंपीरियल जहाजों को जब्त कर लिया, कई मुसलमानों का बंदी बना लिया
और उसका सामान भी लूट लिया। कौन? पुर्तगाली, क्योंकि लूटपाट तो ये करते थे। जहांगीर की मां को इस सामान में गहरी रुचि थी और इसने करोड़ रुपए की चपत लगी थी। हुसैन जहांगीर ने मुबारक खान को उस समय सूरत का प्रभावित उसे क्षतिपूर्व वसूलने का आदेश दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे उसके बाद आते हैं जहांगीर के बाद कौन शासक आ जाएंगे? शाहजहां आ जाएंगे। तो शाहजहां पुर्तगालियों के रिश्ते कैसे थे? ये शाहजहां का शासन के काल था, हालांकि जिसमें मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों का हमेशा के लिए मतलब क्या होता है, अंत कर दिया जाता है। और साथ ही इस आशा ने भी मतलब दम तोड़ दिया कि उस शाही परिवार और मुगल दरबार के लोगों को ईसाई मत में धर्मांतरण कर पा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका पूरा पूरा ध्यान क्या था, वो चाहते थे किसी भी तरह से मतलब क्या करें, धर्मांतरण करवा दे। ठीक है, लेकिन उसका ये जो ध्यान जो था वो नहीं हो पाया, जिसका जिसका पल्लवन अकबर और जहांगीर द्वारा किया गया था। ठीक है, शाहजहां द्वारा राजगद्दी संभालने से पूर्व उसने पुर्तगालियों के, ठीक है, दुर्व्यवहार की जानकारी मिली थी जब उन्होंने रानी मुमताज महल को दो दासियों को बंदी बनाकर उसका अपमान किया था। एक्चुअली में ये लोग जा रही थी हज की यात्रा पे। ठीक है, तो मुमताज महल और उसकी दो दासी को मतलब बंदी बनाकर उसका अपमान किया। वही मुमताज महल तो जानते ही थे कौन थी, क्या नाम था मुमताज महल? समझ रहे हैं ना, मुमताज महल जहांगीर की कौन थी मुमताज महल? ठीक है, अरे इसकी वाइफ माँ थी, क्या नाम था? मुमताज महल किसकी वाइफ हो जाएगी? शाहजहां की वाइफ हो जाएगी। शाहजहां ठीक की। है, शाहजहां की वाइफ हो जाएगी। ठीक है, तो मुमताज महल और उसकी दो दासियों को बंदी बनाकर उसका अपमान किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पुर्तगालियों की गतिविधियां देखेंगे। ऊपर का पहले रिवीजन बाद में करवाऊंगा, पहले पुर्तगाली का गतिविधि, इसको पुर्तगाली समाप्त करते हैं फिर उसका रिवीजन पे चलेंगे। पुर्तगाली की गतिविधियां तो 1579 में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के तट पे सीमित कर दिया गया, जो बंगाल के सतगांव से थोड़ी ही दूरी पे था, और वहां से व्यापारिक गतिविधियां संचालित करते रहे। विभिन्न वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों के निर्माण पे अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिसने उसने व्यापार को सतगांव से नए पतन हुगली की ओर मतलब प्रवासित किया। उन्होंने नमक के उत्पादन पर भी एकाधिकार कर लिया, स्वयं का एक कस्टम हाउस निर्मित किया और तंबाकू पर सख्ती से कर आरोपित करना शुरू किया। ठीक है, जो 11वीं 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आने के पश्चात व्यापार की एक प्रमुख वस्तु बन गया था। क्या? तंबाकू। तंबाकू को लेकर कौन आया था? तंबाकू लेकर पुर्तगीज ही आए थे। ठीक है, ऐसे कृत्यों से उसने उन्हें उन्हें प्रांतीय कस्टम राजस्व के संग्रह में भारी नुकसान मतलब उठाना पड़ा। अहंकारी घमंडी पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार के रूप में धनार्जन किया, अपितु हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीद कर या बंदी बनाकर क्रूर दास व्यापार भी शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ऐसा ऐसा काम पुर्तगाली करते थे। हुगली पर अधिकारी कर लेता। 24 जून 1632 को हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को 3 महीने पश्चात समाप्त कर दिया गया। गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली सभी तरफ से खुला था। यहाँ किला नहीं था, नहीं दीवार थी, नहीं परकोटा, मात्र कीचड़ का एक तटबंध पुस्ता था जो ज्यादा महत्व का नहीं था। बारूद एवं नौवहन में पुर्तगाली कौशल से प्रभावित कासिम खान को 1.5 लाख की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने को कहा गया। ठीक 3 महीने तक 24 सितंबर का सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिक, ठीक है, सामना करते रहे, जिसके पश्चात वो भाग खड़े हुए। ठीक है, अधिकतर जहाज मतलब खो गए, लेकिन कुछ किसी प्रकार सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन वहां व्याप्त महामारी से अधिकतर जिंदा बचे लोग जो थे मर गए। मुगलों ने 1000 लोग, मुगल के 1000 लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने 400 लोगों को बंदी बना लिया, जिसे आगरा लाया गया। ठीक है, बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने और दास्ता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों का अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा, जिसके बाद धीरे धीरे मतलब क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो यहीं से पुर्तगाली का मतलब पतन मतलब हो जाता है। हुगली पर अधिकार करके हुगली को ये लोग ना लूटपाट के अड्डा के रूप में मतलब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, कोई भी जहाज जाता था उसको लूट लेते थे, और मुख्यतः जहाज जाती थी हज वगैरह पे जाता था, हज के जहाज को भी रोक देते थे। बच्चों को महिलाओं के खरीद के बेचने लगे थे, तो इसलिए मतलब जो था यहाँ पे मतलब हुगली पे मतलब अधिकार करना जरूरी हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए मतलब बड़ी सी सेना, मुगल सेना कासिम खान के नेतृत्व में भेजी जाती है। याद रखिए, इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। 1.5 लाख की सेना भेजी गई थी कासिम खान के नेतृत्व में, ताकि पुर्तगाली बस्ती को वहां से खड़ा करवा दिया। 3 महीने तक लड़ाई चली थी, जिसमें से 300 पुर्तगाली और 900 ईसाई सैनिक सामना करते, मतलब कुल 900,000 लोग थे। लेकिन बाद में सारे के सारे लोग जो थे मारे गए। ठीक है, मुगल के भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, 1000 लोग मारे गए थे। ठीक है, लेकिन मुगल जो थे 400 लोगों को बंदी बना के मतलब कहाँ, आगरा ले आया। आगरा में उन लोग का इस्लाम अपनाने के लिए मतलब, ठीक है, मजबूर किया गया। अब जी देखेगा सर। पुर्तगालियों का पतन कैसे होता है। तो 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूरब में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया, और इसका स्थान डच और अंग्रेजों ने ले लिया। इनके कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण की बात करेंगे, 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया, और स्पेन के पतन के साथ साथ उसका भी पतन हो गया।
1588 में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति जो थी छीन हो गई। पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों में उसकी शक्ति जो थी कमजोर की। समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था, वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सके। पुर्तगाल में साम्राज्य जो था निरंकुश था, यह भी एक कारण था। धर्म के मामले में पुर्तगाली जो थे असहिष्णु थे, क्या थे, अहिंसक एवं धर्मांध थे। कई स्थानों पर उन्होंने लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करवाया था। इससे मतलब कभी भी लोगों का समर्थन उसे नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है। फितोरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार व्यापार के मुनाफे तक ही सीमित रखा। उसका नियंत्रण जो था कुछ क्षेत्रों में था, जैसे उत्तरी अफ्रीका में था, द्वीप में था, दमन में था, गोवा में था, तिमोर और मकाओ तक ही सीमित था। संपूर्ण भारत या फिर किसी भी क्षेत्र के में संपूर्ण एरिया में उसका नियंत्रण नहीं। ब्रिटिश जब आया तो संपूर्ण भारत पे उसने कब्जा किया, लेकिन भारत में कहाँ पे पुर्तगाली, दमन द्वीप में, गोवा में यही तक था। बाद में जाके आप देखोगे तो केवल गोवा तक ही सीमित रह गया था। भारतीय शासकों की जनता के प्रति उसकी धार्मिक असहिष्णुता, वो बस के दिमाग में यही चलते रहता था किस तरह से अकबर को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दे, जहांगीर को कैसे ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दे। तो उसकी नीति जो थी व्यापार की तरफ कम और धार्मिक चीजों के प्रति अधिक थी। एक काम उसने और भी किया, उसने डकैती और लूटपाट को अपनी मतलब नीति का भाग बनाया। ठीक है। जबकि ब्रिटिश कभी भी डकैती लूटपाट नहीं करते थे, वो शोषण करते थे, लेकिन इसने क्या किया, लूट मार और डकैती करना शुरू कर लिया। ठीक है। इसने कभी भी एक पुर्तगाली साम्राज्य बनाने की मतलब नींव नहीं रखी। जबकि ब्रिटिश आप देखोगे ब्लासी जीतता है, बक्सर जीतता है, उसके बाद एक संपूर्ण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य बनाने का स्थापित करने की बात सोचता है, जबकि पुर्तगाली नहीं सोचे। उन्होंने डच और अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में भी असक्षम थे। ब्राजील की खोज के बाद उनका भारत की ओर से ध्यान कम हो गया। अब ब्राजील में आप जाओगे तो ब्राजील में बहुत लंबा समय तक बसे हुए थे, इसलिए ब्राजील का कभी पूछेंगे ना एग्जाम में, भाषा पूछता ब्राजील की भाषा क्या है, तो ब्राजील की भाषा जो पुर्तगीज भाषा है। ठीक है। ब्राजीलिया दिया रहता है, इसे भाषा वैसा नहीं, ब्राजील का मुख्य भाषा क्या है, पुर्तगीज भाषा है। तो ब्राजील को उनका ध्यान चला गया। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील का खोज होता है, उनका ध्यान मतलब ब्राजील की ओर चला जाता है, पूरी तरीके से अपना ब्राजील में अपना ध्यान को ये लगाए रहते हैं। पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे अत्यधिक विकसित नहीं हो पाए और वितरक के रूप में व्यापार करते रहे। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक मतलब नियंत्रण था। एक एक रीजन था जिसकी वजह से मतलब ये जो था असफल रहे। ठीक है। तो सारे के सारे रीजन थे जो कि पुर्तगालियों का पतन होना मतलब स्वाभाविक हो गया। अब जल्दी से इसका कुछ तारीख है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले वास्को डिगामा ने काली कट तट की यात्रा कब की, 1498 में 1498 वेरी को। पुर्तगालियों के साथ अपना पहला दुर्ग कोच्चि में कब स्थापित किया, 1503 में 1503 में। ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कन्नूर में कब स्थापित किया, 1505 में फ्रांसिसो का अल्मीडा भारत में पहला गवर्नर था। भारतीय क्षेत्र का पहला गवर्नर कब बनाया गया, 1505 बहुत सुंदर बात है। अल्मीडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को कब पराजित किया, 1509 में चले। अल्फांसो दी अल्बुकर्क का वायसराय कब बना, 1509 अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित करके गोवा पे अधिकार कब कर लिया, 1509 में 1510। ठीक है। पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप पे स्थित मलक्का पे अधिकार कब कर लिया, 1511 पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी पे मुहाना पे जो हरमुज होता, कहीं पे ओरमुज भी लिखा होगा, इस पे अधिकार कब कर लिया, 1515 ठीक है। अल्बुकर्क की मृत्यु कब हो गई, यही 1515-16 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसका वास्को डी गामा का मृत्यु कब होती है, तो 1524 में होती है। ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी कब बनाया, 1530 1530। पुर्तगालियों ने द्वीप पे अधिकार कब कर लिया था, 35 पुर्तगालियों ने दमन पे अधिकार कब किया, 1559 पुर्तगाली एवं तुर्कों के बीच समझौता कब हुआ, पुर्तगाली एवं तुर्कों के बीच समझौता 1566 में। ठीक है। डचों ने पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कब कर दिया, तो 1596 में। ठीक है। 96 सूरत में व्यापारियों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना कारखाना कब स्थापित किया, पुर्तगालियों को पराजित करके। ठीक है। 1612 में। और उस समय कौन था अंग्रेजी अधिकारी, कौन था उस समय, सवाली के युद्ध जो बैटल ऑफ सवाली होता है, अंग्रेजी अधिकारी का नाम क्या बताया हूं मैं, पिटाई लगेगी। ठीक है। थॉमस बेस्ट, क्या नाम था सवाली के युद्ध में,
थॉमस बेस्ट नाम था, थॉमस ठीक है, बेस्ट। ध्यान में रखेंगे। यही युद्ध में जब ब्रिटिश जब जीतता है ना पुर्तगाली से, तो जहांगीर काफी प्रसन्न हो जाता है, सारे पुर्तगाली को टक्कर देने वाला कोई तो आया, ठीक है। उसी के बाद जो पुर्तगाली के प्रति मुगलों की नीति समाप्त होकर थोड़ा सा झुकाव किसके प्रति होगा, तब ब्रिटिश के प्रति, ठीक है। मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों के डचों से छीन लिया, मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों ने डचों से छीन लिया, कब छीना, 1641 में। 1641। श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से बाहर चला गया, कब चला गया, 1659 में चला जाता है, ठीक है। और श्रीलंका ब्रिटिश के कब्जे में चला जाता है 1948 तक। श्रीलंका जो था ब्रिटिश के कब्जे में रहता, 1948 में श्रीलंका आजाद होता, हम लोग 47 में, 48 में श्रीलंका। मालाबार के सभी दुर्गों को डचों से जीतकर पुर्तगालियों ने भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे तो 1663 में, ठीक है। तो ये सारे के सारे तारीख थे जो कि पुर्तगाली से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पुर्तगालियों का व्यापारिक घटनाक्रम है, पीडीएफ ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको या तो एक बार सुन लिया कीजिए दोबारा से, या फिर उसको पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसको। अब हम लोग चलेंगे, क्या चलना है हम लोगों को, चलना है अब हम लोग चलना है, पुर्तगाली का पतन पढ़ लिए, सारी चीजें हो गई। हम लोग चला आगमन एवं गतिविधियां डच। डच जो थे कहाँ के निवासी थे, तो हॉलैंड, कहाँ के निवासी थे, हॉलैंड के हॉलैंड। निवासी थे, ठीक है। या फिर बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, नीदरलैंड, क्या बोलेंगे, नीदरलैंड, क्या बोलेंगे, नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये हॉलैंड, नीदरलैंड, डच जो थे, डच जो यहाँ के लोगों को कहा जाता है डच पीपुल, ठीक है। जैसे ही स्पेन का पतन होता है उसी के बाद पुर्तगाली शक्ति मतलब क्या आ जाती है, बिखर गई। और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। 16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ावा दे रहे थे। वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूरब के सामानों को लिस्बन से ठीक एंटवर्प पहुंचाया करते थे, ठीक। एंटवर्प कहाँ पे पड़ता है, नीदरलैंड में पड़ता है, ठीक है। लिस्बन जो थी पुर्तगाल की राजधानी थी, ठीक है। वहां से वो यूरोप के बाजारों में पहुंचाया जाता था। डचों ने व्यापारिक शक्ति और तकनीक तथा जहाज रानी में क्वीन प्रयोग किए, ठीक है, क्या किए, नवीन प्रयोग किए, ठीक है। ध्यान रखेंगे 17वीं शताब्दी में उन्होंने क्या था, फ्लूट शिप का निर्माण किया, जो अपने आप में एक अनोखा अद्भुत जहाज था, हल्का होता था फ्लूट शिप, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये फ्लूट शिप जो था बेहद हल्का था और इसे खींचने के लिए कम लोगों की आवश्यकता होती थी, ठीक है। उस समय आपको ट्रेड अगर बढ़िया करना है, व्यापार पे अधिकार करना है, तो आपके पास जहाजी पावर होना चाहिए, जहाज आपके पास होने चाहिए, अच्छे किस्म के जहाज होने चाहिए, ठीक है। तो फ्लूट शिप किसने बनाया, तो डच ने बनाया। फ्लूट शिप में क्वालिटी क्या थी, तो फ्लूट शिप क्या होता है, हल्का होता था। जब हल्का होता था इसको खेमने के लिए, खेने समझते थे क्या होता है, खेना समझते हैं कि नहीं समझते हैं। और नाव जो नीचे से नहीं वो खेलते रहते, क्योंकि उस समय मशीन तो थी नहीं, तो इसमें कम लोगों की आवश्यकता होती थी, जिससे आने जाने के खर्च में कटौती हुई। डच जहाज भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाजों से श्रेष्ठ शिष्ट हुए, ठीक है। डचों ने नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया और उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत भी पुर्तगालियों के मसाले और व्यापार छीनने का भी संकल्प किया, ठीक है। डचों ने अंग्रेजों की भर्ती भारत में समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया। डचों की व्यापारिक कंपनी ने सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी, क्या थी, व्यापारिक संस्था थी। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यवादी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड की राजधानी थी, अभी भी है। 1609 में एक्सचेंज बैंक तथा 1614 में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम प्रारंभ हुआ, ठीक है। बैंक प्रारंभ होने से इन लोगों को फंड मिलना शुरू हो गया। एशियाई वस्तुओं की बिक्री एम्स्टर्डम में होने लगी, जिससे यह पुनः निर्यात व्यापार का एक मुख्य केंद्र बन गया। एशियाई वस्तुओं के व्यापार द्वारा अत्यधिक मुनाफा कमाने की महत्वाकांक्षा ने डचों को हिंद महासागरीय में एशियाई क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त किया, मतलब ये भी अब पूर्व की ओर निकलना शुरू करेंगे, ठीक है। और इसी के क्रम में पूर्व की ओर निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, कंपनी की स्थापना करेंगे। इसी क्रम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक है। और भारत आने वाला पहला अगर डच अगर पूछेगा तो क्या नाम बताएंगे, कार्नेलिस दी हाउटमैन, क्या नाम था उसका, हाउटमैन, ठीक है। तो यह एक वाणिज्यिक उद्यम था जिसमें डच को पूरब की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया, मतलब उकसाया। कार्नेलियस डी हाउटमैन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बंता पहुंचा। इसने डच को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया। जब यहाँ पे आता है तो देखता है भाई साहब यहाँ पे पुर्तगाली एकदम उद्यम मचाए हुए है, ठीक है, खूब बढ़िया से व्यापार कर रहे हैं। बोला से भाई साहब पुर्तगाली तो ऑलरेडी पहुंच के वहां पे व्यापार वगैरह कर रहा है, हम लोग भी वहां पे मतलब क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और वो जब गया यहाँ से सुमात्रा से, तो उसने मतलब डचों को बताया वहां पे व्यापार करने की बहुत अच्छी सुविधा है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे, और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बन गई, ठीक है। मार्च
1602 में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई। इसमें कई स्वतंत्र एवं सभी डच व्यापारी सम्मिलित हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें, वेंचर कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? वेंचर कंपनी थी। ठीक है, सरकारी कंपनी फ्रांसीसी। ठीक है, पार्टनरशिप पे चलती थी। ब्रिटिश कंपनी जो थी पार्टनरशिप पे चलती थी। वेंचर कंपनी थी जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, बेरिंगडे ओस्ट इंडिसे कंपनी, जिसको VOC के नाम से जानते थे। इसकी कुल पूंजी कितनी थी? 6500 गिल्डर इसकी कुल पूंजी थी। इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली। कंपनी का पूर्वी केंद्र कहाँ पे स्थित है? बेटविया में स्थित था। ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह का आसपास का क्षेत्र जो था उधर पड़ता था कंपनी का पूर्वी केंद्र, बेटविया। भारत में डच फैक्ट्री की स्थापना की बात करेंगे तो डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौती देते हुए अनेक बस्ती और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। भारत में डच संस्थापना की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि पुलकट स्थित, ठीक है, ऐसी पुलटक कंपनी स्टिक गेल्ड्रिया। का है क्या क्या? सर, ये जो कंपनी के बारे में बोले हम्म। वेंचर कंपनी थी, वो हम नहीं समझे। और वेंचर कंपनी में क्या होता था? जैसे मान लीजिए हमने एक कंपनी बनाया, ठीक है, हमने एक कंपनी बनाया, मुझे चाहिए ये 5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, हमें 5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो 5 लाख रुपए चाहिए तो हम अकेले इस कंपनी का ऑनर नहीं रहेंगे। 5 लाख रुपया में से मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो सबसे बड़े शेयर धारक तो हम हो गए कंपनी का। 4 लाख रुपया हमको चाहिए मार्केट से वसूलना, तो हमने अपने कंपनी का 500-500 रुपया का शेयर निकाल दिया, 500-500 रुपया का 800 शेयर निकाल दिया। आपने 4 शेयर खरीद लिया, आप भी मेरे पार्टनर हो गए। ठीक है, पीयूष जी खरीद लिए कुछ शेयर, ठीक है, अनुपुमा कुछ शेयर खरीद ली, तो इस तरीके से सारे मेरे क्या हो गया? पार्टनर हो गए। तो ये वेंचर कंपनी हुआ। ठीक है, अब हमको चाहिए मतलब 10 लाख रुपया चाहिए। अब 10 लाख रुपया हमने डिसाइड कर लिया, नहीं 10 लाख रुपया हम लोग 20 लोग मिलकर चलाएंगे। ठीक है, तो अब सभी लोगों से 50-50 हजार रुपया हमने लिया। ठीक है, तो इस आधार पर जो कंपनी बोले ब्रिटिश कंपनी थी। ठीक है, और चले हमको चाहिए 20 लाख रुपया चाहिए, और वहां का कोई राजा जो था बोला से नहीं अकेले पूरा 20 लाख रुपया हम देंगे, तो वो हो गई सरकारी कंपनी। वैसा कंपनी कौन था? फ्रेंच कंपनी था। ठीक है, तो बताइए सारे कंपनी में अच्छा कंपनी कौन काम करेगा? तो वेंचर कंपनी सबसे अच्छे तरीके से काम करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ था। इसके लिए फंड को मैनेजमेंट करने के लिए जो लोग जो चुने जाएंगे वो भी मतलब काफी मतलब एक्सपीरियंस लोग होंगे, तो ये कंपनी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। डच कंपनी वेंचर कंपनी थी जिसमें लोगों के पैसे लगे हुए थे। ब्रिटिश कंपनी जो थी पार्टनरशिप पे आधार पर चलती थी, 10 से 12 व्यापारी मिलकर कंपनी शुरू कर दिया। अब फ्रेंच कंपनी थी जिसमें पूरे वहां का राजा जो था लुई 14वां के पैसे लगे हुए थे। समझ गए? जी सर। तो सबसे बड़ी विशेषता है कि पुलिकट स्थित बात करेंगे, गेल्डरिया के दुर्ग के छोटे शेष बस्तियां जो थी अदुर्गीकृत थी। ठीक है, तो एक ही बस्ती जो था इसके समय दुर्गीकृत किया गया था, मतलब घेरा हुआ, तो इसका नाम गेल्डरिया। बाकी जितने भी बस्तियां थी ना डच बस्ती, सारे के सारे मतलब दुर्ग नहीं था उसमें। भारत के भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी तट पे डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की 1605 ईस्वी में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में डच का फैक्ट्री बना, 1610 में पुलिकट में बना, 1616 में सूरत में बना। ठीक है, उसके बाद करेंगे विमिलपट्टनम में 1641 में बना। ठीक है, 1645 में करिकल में बना, केरल का क्षेत्र पड़ेगा माहे करिकल। 1653 में चिंसूरा में बना, 16 बंगाल में था। 1658 में कासिम बाजार बंगाल में था। ठीक है, पटना में भी डच ने आई थिंक 1632 में फैक्ट्री स्थापित किए थे। ठीक है, बालासोर बात की, बालासोर नागापट्टनम में। ठीक है, उसके बाद पटना में भी था। 1663 ईस्वी में कोचिंग में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो बहुत जगह पे इसने फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन पहली फैक्ट्री जो स्थापित करती है कहाँ पे करता है? 1605 ईस्वी में करता है मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे करता है? मसूलीपट्टनम में करता है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भारत के अतिरिक्त समीपवर्ती क्षेत्रों में भी डचों ने अपना प्रभुत्व जमाया। डचों ने 1605 ईस्वी में, ठीक है, अम्बोयाना, 1619 में मसाला द्वीप, ठीक है, तथा 1658 ईस्वी श्रीलंका को मतलब इसने क्या किया? जीत लिया। तो बाहर, भारत से बाहर भी इसने मतलब बहुत जगह पे अपने क्या किए? तो बहुत जगह पे इसने अपने क्या किए? शक्ति मतलब क्या किया? स्थापित किए। ठीक है, तो इसने श्रीलंका को भी जीता था, मसाला द्वीप को भी जीता था। ठीक है, तो इन सारे चीजों का आप ध्यान में रखेंगे। 1641 में इसकी प्रमुख विजय जो थी मलक्का विजय की बात करें, मलक्का में भी डचों ने पुर्तगालियों पे विजय प्राप्त कर ली, जो कि 1641 में था। ठीक है, ध्यान में इसको आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, मलक्का विजय इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। 1641 में मलक्का पे भी पुर्तगाली ने डचों की पुर्तगाली पे विजय हुई थी। मतलब पुर्तगाली शक्ति को बाहर करने में सबसे प्रमुख भूमिका किसका रहेगा? तो डच का रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फिर डच खुद ही खुद बर्बाद हो जाता है, उसको किसी को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर फ्रेंच शक्ति को बाहर करने में प्रमुख भूमिका किसकी रहेगी? ब्रिटिश के रहेगा। ठीक है,
क्योंकि बांडीबास की लड़ाई के बाद उनको भागना पड़ता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत में अपनी व्यापारिक धाक जमाने में डचों का स्थानीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। गोलकुंडा के सुल्तान 1632 वाला याद रखिएगा। तो गोलकुंडा के सुल्तान जिंजी, मदुरै और तंजौर के नायकों ने भी डचों से कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी, क्योंकि अच्छे स्वभाव के लोग थे, डच की तरह पुर्तगाली की तरह लुटेरे नहीं थे ये, ठीक है। कोच्चि में मुट्टा शासन ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है, पूरा कक्कर और क्रांगनूर के मध्य क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का एक अधिकार। ये कहाँ पर पड़ता था? ये आपको केरल का क्षेत्र है। कहाँ का है ये? केरल का क्षेत्र है। ये काली मिर्च के उत्पादन के प्रमुख था, ठीक है ना। क्या नाम था? पूरा कक्कर और क्रांगनूर। यहाँ पे मतलब काली मिर्च के व्यापार का एक अधिकार मतलब डचों को मिल जाता है। उत्तरी तथा दक्षिणी कोरोमंडल में डचों को चुंगी में रियायत मिली तथा वस्त्र व्यापार में उन्होंने मुहर शुल्क के मुक्त दिया गया। यहाँ पे देखेंगे जितने भी औपनिवेशिक शक्ति आएंगे सारे के सारे क्या चीजें मसाला पे मतलब ध्यान केंद्रित करते हैं, मसाला के व्यापार पे। लेकिन डच एक ऐसा शक्ति जो था ना, वो बोला हम मसाला का व्यापार नहीं करेंगे, हम क्या चीज का व्यापार करेंगे? तो सूती वस्त्र का व्यापार करेंगे, ठीक है। तो डच लोग का मुख्यतः मतलब ध्यान जो था सूती वस्त्र की तरफ था, जबकि जितने भी मतलब अपने विशेष शक्तियां थी सबका ध्यान जो रहेगा किसके तरफ रहेगा? मसाला की तरफ रहेगा, ठीक है। किसके तरफ रहेगा? मसाला के तरफ। मुख्यतः सूती वस्त्र के ऊपर बहुत ही ज्यादा मतलब डच का मतलब ध्यान रहता है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। जबकि अन्य विदेशी व्यापारी कंपनियां ने यह कर देना पड़ता था, लेकिन इनको मतलब मुफ्त मिल गया। मुख्यतः इनका संघर्ष किसके साथ होगा? पुर्तगाली के सत्ता पे डचों का प्रहार, क्योंकि पुर्तगाली को बाहर करने में मुख्यतः भूमिका किसकी होगी? तो डच की होगी। तो डचों की व्यापारिक संस्था वॉक के नाम से जानते थे, ठीक है, VOC, ठीक है, ध्यान रखेंगे। व्यापारिक संस्था कंपनी के नाम से, ठीक है। एक नवीन प्रकार की संस्था थी और डचों ने इस प्रयोग से पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। मुनाफे और पूंजी का नियंत्रण था तथा उसने तथा उनके निवेश द्वारा अस्थायी पूंजी का निर्माण कंपनी की मुख्य कार्यनीति थी। मैंने बताया था डच का जो कंपनी था वेंचर कंपनी था, जिसमें लोगों का भी पैसे लगे हुए थे। 1632 में हुगली क्षेत्र में पुर्तगालियों को डचों ने हटाना शुरू किया। 1658 में श्रीलंका में डचों ने पुर्तगालियों को हटाया और 1659 में खुद ही मतलब श्रीलंका पर अधिकार कर लेते हैं। और 1659 में तंजौर तट पर स्थित नागपट्टनम डचों ने पुर्तगालियों से जीत लिया। तो मुख्यतः पुर्तगाली शक्ति को भारत से बाहर निकालने में डच शक्ति का बहुत बड़ी भूमिका होगी। अब डच की व्यापारिक नीति किस तरीके से थे? तो देखें, एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में डच मूलतः काली मिर्च एवं अन्य मसालों के प्रति रुचि रखते थे, चूंकि ये मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया से मिलते थे। अंततः डचों का मुख्य केंद्र बन गया। उन्होंने कोरोमंडल ट्रेड से भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया में लाकर भारी मुनाफा कमाया। तो शुरू में ये भी मसाला का व्यापार करते थे, लेकिन बाद में जाकर मुख्यतः कपड़ा के व्यापार के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। सूती वस्त्र के व्यापार में इनकी बहुत अधिक भूमिका थी। मद्रास के दक्षिण में ड्रासपट्टनम विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था। एशियाई व्यापार में पुर्तगाली सर्वोच्चता को तोड़ने के लिए डचों ने उनके जहाजों पर प्रहार किया और स्थलीय अड्डों पर भी आक्रमण किया। तो इनका संघर्ष तो मुख्य रूप से डच का संघर्ष इनसे बना ही रहेगा पुर्तगालियों से। मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था। डचों ने सोने के निर्यात व्यापार को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया और अफीम, रेशम और सूती वस्त्र को जावा और चीन में बेचकर डचों ने मतलब क्या किया? लाभ कमाया, ठीक है। तो मुख्यतः मसाला पे फोकस था इनका, मसाला पे तो सबका फोकस था, लेकिन मुख्यतः इनका सूती वस्त्र, रेशम, अफीम, इन सब पे इन्होंने बाद में जाके ज्यादा फोकस किया, क्योंकि ये सब ऐसा क्षेत्र जो कि अनटचेबल था, किसी ने ज्यादा टच नहीं किया था। क्या सोरे क्या होता है? डचों ने सोरे के सोरा बारूद। अच्छा। बारूद, बंदूक का गोली बनता था, बम बनता था, सोरा से बनता था। इसके लिए बिहार इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। बिहार में 1632 में आप देखोगे पटना में जो फैक्ट्री स्थापित किया गया है डच के द्वारा, तो वहां से सोरा का उत्पादन करते थे, ठीक है। हुगली के तट से निकलते थे, नाव पे चढ़ के आते थे, गंगा नदी में प्रवेश करके यहाँ से सोरा खरीद के ले जाते थे। एक वो भी होता है, क्या बोले, सोरा की वजह से हुआ था। हाँ, बिल्कुल। ये क्या होता है बिहार में सोरा को लेके? होता है ना, पोटेशियम नोनिया जाति। नाइट्रेट। हाँ, नोनिया जाति ने एक विद्रोह भी किया था। कौन सा विद्रोह बोलते हैं उसको? नोनिया विद्रोह हुआ था। नोनिया विद्रोह। उस सोरा के बीच में बिचौलिया था। नोनिया जाति सोरा का मतलब वो करती थी, तो बीच के लोग जो खरीद के उसको ज्यादा कीमत पे बेचते थे डचों के, नोनिया जाति को फायदा नहीं मिल पाता था। बिचौलियों को खत्म करने के लिए बिहार में आपको नोनिया विद्रोह आपको देखने को मिला। नोनिया एक जाति है बिहार में, ठीक है, इसी के लिए।
अब यहाँ पे डच जो थे ना, मीडिएटर के मामले में बहुत काम करते थे, मतलब बिचौलिया इनके व्यापार में बहुत ज्यादा था। डच दलालों के माध्यम से बुनकरों से संपर्क करते थे, जैसे कभी कभी वो कारीगरों को सीधा रोजगार भी देते थे। गोलकुंडा के पास एक गांव के निवासी जब लगान नहीं चुका सके, तब डचों ने लगान की रकम चुकाकर उस उनसे मतलब सेवाएं प्राप्त की थी। 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार से स्वयं रेशम की बिक्री, रेशम की चक्री और उद्योग स्थापित किया था। कासिम बाजार कहाँ पे पड़ता था? कासिम बाजार ये चिंसूरा तो कहाँ पे पड़ता था? बंगाल में पूरा ना पड़ता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये बंगाल, बोलिए। बंगाल, हाँ ठीक है, कोलकाता के पास ही है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया मतलब व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, तो वहां पे मतलब इसने अपने रेशम का चक्री मतलब स्थापित किया। चक्री समझते हैं ना क्या होता है? स्पिनिंग, स्पिनिंग, ठीक है, सूत काटने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका संघर्ष जो होता है, डच अंग्रेज संघर्ष की बात करेंगे तो समझ 17वीं शताब्दी के दौरान डच ने पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके पूरब में मसाले के व्यापार पर एक अधिकार सुनिश्चित कर लिया। मसाले के व्यापार पर उनके अधिकार कंपनी की संपत्ति और उनकी योग्यता ने इन सभी क्षेत्रों में व्यापार में उनके एक बड़े हिस्से को सुनिश्चित किया। पुर्तगालियों के द्वारा नियंत्रण अंतर एशियाई व्यापार पर डच ने कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों के नियंत्रित क्षेत्रों की बात करें, गोवा, मलाबार के कारखाने, श्रीलंका के साथ उनके दालचीनी के व्यापार पर कई आक्रमण किए गए। व्यापार के दिनों में गोवा के चारों तरफ से बंद कर दिया गया। 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया गया। 1655-56 में कोलंबो और 1659-63 में कोचिंग पर भी कब्जा हासिल कर लिया गया। इसके साथ ही डचों ने वास्तविक रूप से पुर्तगालियों के वर्चस्व को मतलब क्या किया? समाप्त किया। कभी एग्जाम में प्रश्न आएगा पुर्तगालियों के वर्चस्व को किस औपनिवेशिक शक्ति ने समाप्त किया? उसमें ब्रिटिश सेंसर नहीं होगा, डच होगा, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े क्षेत्र जैसे मलक्का हो गया, कोलंबो हो गया, श्रीलंका का जो था, ठीक है, और उसके बाद कोची पे भी अधिकार करके डच जो थे यहाँ पे से पूरी तरह से पुर्तगालियों के यहाँ से मतलब भगा दिया। लेकिन धीरे धीरे बात करेंगे, धीरे धीरे कौन सी शक्ति भारत में बढ़ रही थी? तो ब्रिटिश शक्ति जो थी भारत में बढ़ रही थी, तो पुर्तगाली तो भाग गया, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों के रूप में उनका एक प्रतिद्वंदी जो था धीरे धीरे बन रहा था। अब डच का प्रतिद्वंदी कौन होगा? तो डच का प्रतिद्वंदी कौन हो जाएगा? ब्रिटिश हो जाएंगे, ठीक है। और उन्होंने यमुना घाटी और मध्य भारत में नील के उत्पादन, कपड़ा एवं सिल्क का बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल, बिहार में साल्ट पीटर जिसको सोरा बोलते थे, तो अफीम तथा चावल के उत्पादन गंगा घाटी में किया, ठीक है। तो बिहार से क्या ले जाते थे? बीपीएससी कई बार पूछा, साल्ट पीटर जिसको सोरा बोलते थे। गुजरात एवं कोरोमंडल से मतलब उनको क्या मिलता था? कपड़ा, सिल्क, कपड़ा एवं सिल्क का बंगाल, गुजरात एवं कोरोमंडल, ध्यान में रखिएगा। अफीम मिल जाता था, चावल मिल जाता था गंगा घाटी से। तो इन सब चीजों पे मतलब ये व्यापार को बढ़ावा देना मतलब शुरू करेंगे। इसी के साथ मतलब इनका संघर्ष किसके साथ होगा? तो इनका संघर्ष अब ब्रिटिश के साथ सीधा सीधा होगा, ठीक है, देखेंगे आगे। 17वीं शताब्दी के मध्य भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुता की स्थापना के डच और अंग्रेजों के संघर्ष आरंभ हुए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तीन, ठीक है, एंगल डच यूरोप में लड़ेगा। भारत में लड़ाई नहीं होती डच से डायरेक्ट, ठीक है, यूरोप में होता है, ठीक है। बात करें जिसमें अंतिम रूप से अंग्रेजों की विजय हुई। उल्लेखनीय कि 1717 में अंग्रेजों के मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच शक्ति पिछड़ने लगी। कौन सी, किसने दिया था फरमान 1717 में? सी है। सास सुजा कोई था करके। अरे सात सुजा ने नहीं दिया था, ठीक है, फारूक सियर ने दिया था। किसने दिया था? फारूक सियर ने दिया था। उसमें एक लोग, 3 लोगों का ग्रुप गया था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? कितना बार इसका नाम बता, कई बार पूछा भी। सरमन कर रहा था। कौन कर रहा था? जॉन सरमन करके एक व्यक्ति था। उसमें एक डॉक्टर भी था जिसने फारूक सियर के इलाज किया था, उसका नाम क्या था? मिडल्टन। ठीक है। तो इस 1717 में जो गोल्डन फरमान जो मिलता है, दस्तखत का अधिकार मिल जाता है, तो ब्रिटिश को मुगल शक्ति की तरफ से क्या मिलेगा? विशेषाधिकार मिलने लगा। अब विशेषाधिकार जब इसको मिलने लगा, दूसरी शक्ति खुदा मतलब क्या होगा? पिछड़ जाएगी। तो तीसरा एंग्लो डच युद्ध जो होता है 72-74 के मध्य में, सूरत और बॉम्बे में अंग्रेजों की नई बस्ती के बीच संचार निरंतर ध्वस्त होने लगे और 2-3 अंग्रेजी जहाजों पर बंगाल की खाड़ी में कब्जा कर लिया गया। एक लड़ाई होती है अंतिम रूप से जिसमें डच शक्ति पूरी तरीके से गायब हो जाती है। कौन सी लड़ाई होती है? बेदरा का युद्ध होता है, ठीक है। कौन सी लड़ाई होती है? बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा के युद्ध के लिए जिम्मेवार जो था, 1759 में। बिल्कुल 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच 1759 में। महत्वाकांक्षा, हाँ 1759 में चकनाचूर हो गई और डच शक्ति पूर्वी एशिया के द्वीपों तक ही मतलब सीमित रह गई, ठीक है। अब उधर रह जाएंगे। भारत से इनको पूरी तरीके से बेदरा के युद्ध के बाद
जाना पड़ेगा। ठीक है, तब बेदरा का युद्ध इंपॉर्टेंट रहेगा। 1759 में बेदरा के युद्ध में भागना पड़ेगा इनको, और 1760 में बांडीवस के युद्ध में फ्रांसीसी को ही भागना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब 2 साल में ब्रिटिश शक्तियां, दो बड़ी शक्तियां को भारत से भगाने में, ठीक है, कायम हो जाती है। 1759 में डच को भगा देती है, 1760 में फ्रांसीसी को लगभग समाप्त कर देती है। ठीक है, तो दोनों को दोनों युद्ध जो था बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, आप देखें डच का पतन कैसे हुआ, क्या रीजन था जिसकी वजह से डच कंपनी इतनी अच्छी ठीक ठाक चल रही थी, पतन कैसे हो गया। लगभग 3 शताब्दी तक पूर्वी द्वीप समूह पर डचों का अधिकार रहा, परंतु ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में उन्हें स्थापित नहीं होने दिया। जिस शक्ति के साथ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, वो शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में काम नहीं आ सकी। आरंभिक वर्षों में डच एवं अंग्रेजों के बीच अच्छे संबंध थे, शुरू में इनके अच्छे दोस्ताना संबंध थे। ठीक है, पुर्तगालियों के संबंध अंग्रेजों से कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन इनके जो संबंध जो थे अंग्रेजों से मतलब क्या थे, शुरू में मतलब क्या थे, अच्छे थे। ठीक है, ध्यान रखें, शुरू में इसके संबंध जो थे ब्रिटिश से मतलब क्या थे, अच्छे थे, लेकिन बाद में जाके जब व्यापारिक प्रतिद्वंदा जब दोनों के बीच में जब बढ़ती है, तो इनके संबंध उनके साथ मतलब क्या होने लगे, खराब होने लगे, और एक दूसरे के मतलब क्या हो गए, शत्रु बन गए। आरंभ में डचों ने कुछ हद तक अंग्रेजों का मुकाबला भी किया, परंतु बाद में अंग्रेजों ने उन्हें दबा दिया। डच कंपनी डच कंपनी की बात करेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारिता में नहीं थी, जिससे डच कर्मचारियों ने भी अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना तथा उत्साह का अभाव था। ठीक है, डच कंपनी की बात करेंगे तो डच कंपनी के अधिकारियों का वेतन भी बहुत ज्यादा कम था, इसलिए अपने निजी व्यापार में ही ज्यादा सक्रियता दिखाते थे। मतलब उस कंपनी के साथ कब काम करते थे, अपना निजी व्यापार ज्यादा करते थे। ठीक है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वो कंपनी के हितों की अनदेखी करते थे। अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर मतलब क्या होती गई, खराब होती गई। ठीक है, उसका हॉलैंड जो था लंबी अवधि तक पराधीन रहा, मतलब दूसरे के अधीन रहा, इसलिए उसके पास साधनों की मतलब पर्याप्तता नहीं थी। जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड सदा मतलब क्या रहा, स्वाधीन रहा। देखिए बोला जाता है इंग्लैंड के साथ कहीं मजाक करना होगा ना, तो ऐसे कर सकते हैं। इंग्लैंड को एक चीज की कमी हमेशा खलती है, हम लोग 15 अगस्त के दिन अपना आजादी का दिवस मनाते हैं ना कोई देश किसी न किसी के गुलाम रहा, लेकिन दिक्कत क्या है ना, ब्रिटिश कभी किसी का गुलाम ही नहीं रहा है। ठीक है, तो कभी भी ये मतलब गुलाम नहीं रहा, तो इसके लिए एक फेवर में था, ये हमेशा स्वाधीन रहा है। ठीक है, हमेशा स्वतंत्र रहा है। जबकि क्या हॉलैंड लंबी अवधि तक मतलब पराधीन रहा, तो वो उसके निगेटिव फेवर में चला जाता है डच के, जबकि ब्रिटिश के हमेशा स्वतंत्र रहा, तो इसके लिए पॉजिटिव फेवर करता है। और उनके पास साधनों की मतलब प्रचुरता थी शुरू से ही, इसलिए इंग्लैंड अपनी इच्छा के अनुसार साधनों एवं शक्तियों में वृद्धि करने तथा आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करने में भी सफल रहा। बाद के वर्षों में डच व्यापारियों ने भारत की उपेक्षा दक्षिणी पूर्व एशिया के मसालों के द्वीपों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्हीं द्वीपों में अपनी विकासात्मक गतिविधियों को केंद्रित करने के कारण डचों ने भारत में स्थित अपनी बस्तियों से मतलब क्या रखना पड़ा, हाथ धोना पड़ा। ठीक है, मतलब ये मुख्यतः मतलब उधर चले जाते दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ, इंडोनेशिया, ठीक है, कंपूचिया, कंबोडिया, उधर कारी चले जाते हैं और भारत में अपना ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए भारत से इनको अपना सब कुछ खोना पड़ता है। यूरोप में अपनी स्थिति खो देने के बाद, समुद्र अधिकार खो देने के पश्चात कोई भी शक्ति पूर्ण रूप से प्रमुखता नहीं बनाए रख सकती थी, और ऐसा ही डच के साथ भी हुआ। डचों ने यूरोप में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों से युद्ध करके अपनी शक्ति के ह्रास में कर लिया था, इस कारण पूर्व में अपने साम्राज्य को कायम रखने में असफल हो गए। ठीक है, इसी तरह डच को भारत से जाना पड़ा। जब भारत से जाएंगे तो अंग्रेजी कंपनी आएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, जो कि कल के क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है।